अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले हम मौसम पर बात करना चाहेंगे। मौसम में वाज़ेह तब्दीली के साथ साथ एक और बात ये भी है कि हम मौसम बहार में एंटर हो चुके हैं। सो आज मौसम कैसा रहने वाला है, अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें सो वहाँ पर वक्फे वक्फे से स्नो फॉलिंग का सिलसिला जारी है। सो लाहौर के हवाले से महकमा मौसमियात का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट अमारा मौजूद है। अमारा, बताइएगा आज मौसम कैसा रहने वाला है लाहौर का? जी रोमा, अगर मैं आपको लाहौर के आज के मौसम के बारे में बताती चलूँ तो सूरज जो है वो अपने पूरे ज़ोर शोर से चमक रहा है। सूरज की तेज़ किरणें जो है वो शहर लाहौर की ज़मीन पर बिखेरना शुरू कर दी हैं। ताहम सूरज की जो तेज़ किरणें हैं उसकी वजह से जो है वो गर्मी का एहसास भी बढ़ना शुरू हो गया है। अगर बात करें आज के दर्जा हरारत की तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। बात करें अगर हवा में नमी के तनासुब की तो आज जो हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है वो 62% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो हैं वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बात करें अगर फ़िज़ाई आलूदगी तो फ़िज़ाई आलूदगी ने जैसे लाहौर में अपने डेरे जमा लिए हैं, पक्के डेरे जमाने का सोच लिया हुआ है, ठान लिया हुआ है फ़िज़ाई आलूदगी ने। फिर लाहौर आज भी पहले नंबर पर बराजमान है। ताहम जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 150। थैंक यू सो मच हमारा हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे पाकिस्तान के हुज़ैफ़ा इब्राहिम ने अमेरिका में मुनक्किद होने वाले ह्यूस्टन ओपन अंडर 19 स्क्वॉश चैम्पियनशिप जो है वो अपने नाम कर ली है और इवेंट के फ़ाइनल में यूएस ओपन अंडर 19 स्क्वॉश चैम्पियनशिप के फ़ाइनल में हुज़ैफ़ा इब्राहिम और अमेरिका के क्रिस्टाइन कैपेला के दरमियान बड़ा ही इंट्रिग्यूइंग किस्म का जो था मुकाबला हुआ और इस मुकाबले के बाद हुज़ैफ़ा इब्राहिम ने अमेरिकन प्लेयर क्रिस्टाइन को 1-3 से मात देकर 35वां इंटरनेशनल टाइटल जो था वो अपने नाम कर लिया और अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो नाम था इंटरनेशनली वो रोशन किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आजकल आपकी नज़रों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो गुजर रही होगी जिसमें आप देख रहे होंगे कि खातून शेफ़ जो हैं जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है, हिना कौसर इनका नाम है, ये बिरयानी बना रही हैं पिंक कलर की, जिसमें चावलों से लेकर, जिसमें मसाला जात से लेकर, जिसमें गोश्त से लेकर जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे तमाम जो थे वो पिंक कलर के थे। और ये काम इन्होंने हॉलीवुड की बारबी फिल्म से मुतासर होकर ये बारबी बिरयानी बनाई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इनको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो इनकी इस इनोवेशन पर इनको दाद दे रहे थे कि कितना भाई ज़बरदस्त काम इन्होंने किया, कितनी क्रिएटिविटी अपने काम में दिखाई है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट से तो मैं इसको एंडोर्स करती हूँ कि बहुत अच्छी भाई क्रिएशन है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर खाने की बात आए और इसको खाना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि बिरयानी का सोचकर और इस पिंक बारबी वाली बिरयानी का सोचकर और राइस का सोचकर आपको दिल करेगा कि आप ऐसी चीज़ जो है वो खाएं भी। कम अज़ कम मेरा नहीं एटलीस्ट करेगा, लेकिन आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। लेकिन लोग जो हैं वो इस हवाले से मिला जुला रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एज़ वी ऑल नो, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 मैचेस जो हैं वो जारी हैं और मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान जब मुकाबला था उसमें शुएब मलिक की परफॉर्मेंस देखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी नई नवेली दुल्हन जो सना जावेद एक्ट्रेस भी हैं वो स्टेडियम पहुंची और स्टेडियम आने के बाद उनको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि आई एम श्योर कि आइंदा जब उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस अपनी देनी होगी, पब्लिक में जाना होगा, यहाँ शुएब मलिक को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने स्टेडियम में जाना होगा, तो वो कम अज़ कम 100 बार सोचेंगी कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि लोगों की जानिब से बहुत ही नागवारी का इजहार किया गया। सना जावेद जब गुजर रही थी, स्टेडियम में बैठी भी हुई थी, तो मुसलसल जितने भी शायकीन थे उनकी जानिब से सानिया मिर्ज़ा के हक़ में नारे लगाए गए और जो सना जावेद हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डिग्रेड किया गया और उनके अगेंस्ट जो थे वो नारे लगाए गए, जिस पर बड़ा ज़ब्त रखा सना जावेद ने अपने जज्बात पर और अपने जेस्चर्स पर। लेकिन उसके बाद वो उठी और
एक उन्होंने गुस्से वाला फेस बनाया और वो वहाँ से चली गई। सो ऐसा हुआ, मेरे ख्याल में लोगों की जानिब से इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आना, शायद उनके सेंटिमेंट्स सानिया मिर्ज़ा के साथ बहुत ज़्यादा थे, हमदर्दियाँ उस साइड पर थीं, लेकिन इस तरह का एक्ट करना पब्लिकली, किसी की ज़ाती ज़िंदगी है उसमें जो कोई भी जो मर्ज़ी करे, ये एक इंतहाई अनएथिकल रवैया था जो लोगों की जानिब से बरता गया। बट एनी हाउ, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ व्यूअर्स। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करना चाहेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के हवाले से। अमराज़ क़ल्ब की क्या वजूहात हैं और नौजवानों में दिल के अमराज बढ़ने की क्या वजूहात हैं और किस तरह से हम इन अमराज से बच सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोगों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कुजीन्स आजकल कौन सी हैं, इस पर भी बात करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, घरेलू माहौल और वालिदैन के दरमियान जो लड़ाई झगड़े हैं वो बच्चों की ज़हनी सेहत को किस तरह से मुतासर करते हैं और किस अंदाज में इनसे बचा जा सकता है, इस पर भी आज के हमने शो में बात करनी है। साथ शेयर करेंगे आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आप सबके दिल की सेहत को लेकर। जब हम दिल की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, ये एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जिसके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर जो है इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन जब हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं, दे आर बीइंग सो प्रेवलेंट अमंग इंडिविजुअल दीज डेज, और इसके लिए अगर हम रीज़न्स को देखें सो देयर आर मल्टीपल रीज़न्स बिहाइंड दिस। हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है जिसमें हम नाक़िस ख़ुराक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जंक फूड, फ़ास्ट फूड, मैदे का इस्तेमाल और इसके साथ साथ मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली ये चीज़ें जो हैं हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बढ़ाती हैं और फिर जो है हार्ट डिजीज़ की तरफ मामलात जाते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम लोग जो हैं एक्सरसाइज करना जो है, फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी भी किस्म की हो वो करना जो है हम गवारा नहीं करते। अल्टीमेटली ये भी जो है हमें हार्ट डिजीज़ की तरफ लेकर जाती है। अगर आपकी साउंड स्लीप नहीं, आप सोते अच्छे तरीके से नहीं हैं, ये भी तमाम चीज़ें जो हैं, ये स्मोकिंग हो गई, अल्कोहलिक होना, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स हार्ट डिजीज़। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसको अभी हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं और बहुत से लोग शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं होंगे कि ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो है वो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में इजाफ़ा करता है। सो क्या क्या वजूहात है जिसकी बिना पर कोई भी इंसान हार्ट डिजीज़ की तरफ जाता है, इसमें किसी के भी जीन्स का कितना रोल है और हम अपने हार्ट की हेल्थ को मेक श्योर कैसे कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हैं, साथ ही साथ फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं सरवर शाहिदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंस ट्रस्ट के डॉक्टर शुएब सरवर हाशमी साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड इंडीड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की बात करते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक में, हार्ट डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है? जी, थैंक यू जी, आपका और आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक हमारे मुल्क में एक सबसे बल्कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो कि इतना हाईलाइटेड नहीं है, एक अंडरमाइन है, उसको हाईलाइट किया। मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आप जो दिल और दिल के अमराज हैं जिसे हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं, उसमें आप जो पाकिस्तान है इस टाइम पे हम अपने कंपैरिजन करें ईस्ट एंड वेस्ट से भी, ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न कंट्रीज़, आपके मुल्क की जो लाइफ टाइम एक एज है, एज जो लाइफ टाइम है वो निस्बतन मशरिक़ और मगरिब के ममालिक से बेहद कम हो गया है, बेहद कम हो गया है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ट्रेंड का एक, अगर रिसर्च बेस्ड हम बात कीजिए, 2018 में अगर एक पॉपुलेशन स्टडी की गई और एक लास्ट स्टडी अगर 2023 में हुई, 2023 में, तो आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बर्डन मोर देन डबल जो है उसके जो है रेशो में इजाफा हुआ है, उसके रेशो में इजाफा हुआ है। और ये फिर ये इसके इतने ज़्यादा चेक बैरियर्स हैं जो कि अननोटिस्ड हैं हमारे मुल्क में, कि पता ही नहीं है बनना कहाँ से शुरू होती है, परवान यानी मैच्योर कहाँ पे होती है, और फिर कब जाके एक्सपोज होती है और कब जाके ये पेशेंट को साइन सिम्टम्स में आके ओपन यानी एक्सपोज होती है।
तो हमारी लोगों में एजुकेशन नहीं है, फिर हेल्थ सिस्टम वीक भी है और ओवर बर्डन भी है। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं। अब उसकी वजूहात की तरफ अगर देखा जाए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बर्डन की वजूहात क्या हैं, उसमें हमारे मुल्क में जो 3 अहम चीज़ें नोटिस की गई, उसमें सबसे अहम थी शुगर जो है कि मोर देन 58 अराउंड 58% जो दिल के अमराज के जो मरीज़ थे उनमें शुगर का होना पाया गया। अराउंड 38% के करीब अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, एक अनडायग्नोज्ड और एक अनकंट्रोल्ड। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि बीमारी का पता ही तब चलता है जब कॉम्प्लिकेशंस लेवल पे आ जाती है। तो एक फार लॉन्ग टाइम उसका बीमारी का अनडायग्नोज रहता है हमारी पॉपुलेशन में। उसकी वजह क्या है कि हमारे जो बेसिक लेवल्स हैं उसमें स्क्रीनिंग नहीं है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, फिर उसके बाद जीपीज़ स्क्रीनिंग नहीं है। तो मरीज़ तब आता है जब छाती का दर्द शुरू हो जाता है, मरीज़ तब आता है जब बिनाई कम होना शुरू हो जाती है। तो एक मैचुरेशन और यानी कि जितने मुख्तलिफ फैक्टर्स, कुछ मैंने भी उनको कोशिश की कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करूं, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों में डायबिटीज़ है वो मोर देन 50% चांसेस होते हैं कि वो अल्टीमेटली दिल के अमराज की तरफ जो है वो आ जाएं। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके ग्लूकोज लेवल, शुगर का कंट्रोल ना होना, फ्लक्चुएट करना या बहुत ज़्यादा हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होना, ये भी जो है आपको अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ की तरफ लेकर आता है। देखिए, शुगर वाले मरीज़ को तो ये कहा जाता है कि आइदर ही इज़ हार्ट पेशेंट और नॉट, ही मस्ट सपोज टू बी हार्ट पेशेंट। शुगर वाले मरीज़ को ये कहा जाता है, उसके बड़े हाई चांसेस होते हैं एहतियात करने के लिए। और फिर वो जो दूसरी में ब्लड प्रेशर का बता रहा था डायग्नोज, फिर थर्ड जो उसमें ओपिनियन है, थर्ड जो ऑप्शन आती है वो है स्मोकिंग। और फिर मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी में जिससे अनकंट्रोल्ड वेट कहते हैं, आपकी हाइट के लिहाज से वेट की प्रोपोर्शन ज़्यादा होना। ये सब चीज़ें, और फिर अब देखें ये सब चीज़ें थी बेसिक रिस्क फैक्टर्स, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स। अब आगे आप आ जाएँ कि इसका हेल्थ सिस्टम पे बर्डन क्या है। हमारे यहाँ कोविड शुरू हुआ, कोविड में आप इट वाज द रेजिंग योर आईब्रोज के 150 तक डेथ टूल गया 24 आवर्स में। आप बिलीव कीजिएगा कि हमारे पाकिस्तान में हर घंटे में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में देखें क्या आते हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब चीज़ें बीच में शामिल होती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बर्डन की जो पर आवर रेशो है, इट्स टेकिंग मोर देन 50 लाइव्स पर आवर। एक घंटे में 50 से ज़्यादा अमवात दिल के मर्ज की वजह से पूरे पाकिस्तान में एक घंटे में मोर देन 50 जो डेथ्स हैं वो इट्स ऑल ड्यू टू द हार्ट अटैक। एग्जैक्टली, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मोर देन 50। और फिर 24 आवर्स का इट्स अराउंड। लेकिन इसमें इजाफे की अगर हम देखें कि इजाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है हार्ट डिजीज़ में, तो इसकी आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं? हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारी आदत ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से हम इस तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये जो आप इसे हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग। और ये अब जो ज़्यादा प्रपोर्शन देखें 50 डेथ्स पर आवर जो हैं, अब इसको एवेल्युएट करें, उसमें मोर देन 50% नियर टू थर्ड इज़ योर यंगर एज, ओनली द 1/3 इज़ अबाउट द 60s। ठीक है, जो 50 डेथ एक घंटे में हो रही हैं, उसका 2/3 जो मोर देन 30 बनती हैं डेथ्स, इट्स कंक्लूडिंग योर यंगर एज ग्रुप जो कि 30 से लेके 50s और 55 60s बिलो 60 आता है। ठीक है, तो इसकी जो वजूहात में है वो हमारे यहाँ देखें स्मोकिंग, यंगर एज। डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, मुबीन। अस्सलाम वालेकुम मुबीन, क्या जानना चाहेंगे आप, क्या आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? वालेकुम अस्सलाम। मिस, मैं पूछना चाह रहा था, मेरे वालिद साहब के ना हार्ट पेशेंट है, तो उनका जो है ना हार्ट की पंपिंग वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से ना उनके कल रात से सांस में काफ़ी मसला आ रहा है। तो पहले भी ऐसे मसला हुआ था तो वो क्लियर करवाया था, लेकिन वो दोबारा से ना कल रात से ये इशू दोबारा चल रहा है कि मतलब कि वो उन्हें डायबिटीज़ भी है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने कहा इनकी एंजियोग्राफी भी नहीं हो सकती है। तो उसके हवाले से पूछना। Want to ask him something? जी बिल्कुल, आप मुझे बताइएगा इनको। पहले बेहद शुक्रिया आपने क्वेश्चन किया। इनको पहला जो दिल का मसला था, हार्ट फेलियर, तो अब आप महसूस कर रहे हैं, वो कब हुआ था? पहला जो दिल का इनको अटैक अनफॉर्चुनेटली जो सामना करना पड़ा, या दिल का पहली दर्द जो आप कहते हैं छाती की दर्द, वो कब, कितना अर्सा पहले आपको डायग्नोज हुआ ये केस?
सर ये पहले 2 साल पहले उन्हें हुआ था। पहले चेस्ट, हमें ये लगता था इन्हें चेस्ट इन्फेक्शन है, लेकिन वो करते करते थोड़े 3-4 माह बाद पता चला, जब उन्हें अटैक हुआ ना, तब पता चला कि इन्हें हार्ट का मसला है। लोग डॉक्टर यही कहते थे इनके ना फेफड़ों में पानी है, नमोनिया की शिकायत है, लेकिन वो जब बाद में पता चला अटैक हुआ, हार्ट अटैक, तो बाद में ये इशू निकला कि इनके हार्ट जो है, कि डॉक्टर कह रहे थे पंपिंग कम है, इनके जो पट्टे हैं ना हार्ट के पट्टे वो कमज़ोर हो चुके हैं, और डायबिटीज़ की वजह से इनकी वेन्स इतनी कमज़ोर हैं कि हम इनकी एंजियोग्राफी भी नहीं कर सकते। लेकिन इनकी एकोकार्डियोग्राफी में इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, वो आप बता सकते हैं कितनी है? जी सर। इजेक्शन फ्रैक्शन होती है एकोकार्डियोग्राफी में, जो हम दिल का अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, एकोकार्डियोग्राम जिसे बोलते हैं, उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन जी कितनी जी है? सर, वो की करवाई थी हमने, एक अवेलेबिलिटी स्कैन करवाया था, और एक इनका ना इन्होंने इको वगैरह भी की। जी जी, एको में कितनी थी इनकी पंपिंग पावर, अगर आप लेमन टर्म यूज़ करें? मेरे ख्याल में नहीं, इनको जी सर। मालूम नहीं है, लेकिन आप बता दें एक टेंटेटिव सा रफ आइडिया। जी आप देखिए आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। इस टाइम आपके जो पेशेंट हैं वो एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हार्ट जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की तरफ जा चुके हैं, जिसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं, और फिर डेफिनेटली वो एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फिर फटीग और फिर लोअर बॉडी एडीमा के साथ पेशेंट ऐसा प्रेजेंट करता है। और फिर डेफिनेटली इस केस में सबसे पहले आपने उनकी जो है एक मेडिकेशन प्लान को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो फेलियर से वापस आएँ और अपनी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ पहले वो जो है गामज़न हो सकें। फिर उसके बाद मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं कि जो इसकी वजूहत बनी जिसकी वजह से दिल के पट्टे कमज़ोर हुए और वो हार्ट फेलियर की अलामात की तरफ चले गए, वो जो वजूहत थी उनको कितना एड्रेस किया जा सकता है। डेफिनेटली आपके जो कंसर्न डॉक्टर हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर इनकी क्रेटनिन और किडनी की रिपोर्ट्स जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उस पर डेफिनेटली एंजियोग्राम करना मरीज़ को फ़ायदा देने से नुकसान ज़्यादा साबित हो सकता है। और फिर आपने एक वाइबिलिटी स्कैन का जिक्र किया जिसे हम थेलियम स्कैन कहते हैं। उसमें भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर दिल के पट्टे की 3 नालियों की जो उसका एरिया ऑफ ड्रेनेज है, तीनों नालियों का, उसमें उनकी कितनी परसेंटेज जो है वो अलाइव है, कितनी परसेंटेज जो है काम कर रही है। अगर वो मोर देन 50% हो तो उसमें डेफिनेटली फिर हमें सोचना पड़ता है कि दिल की शरियानों की बंदिश की वजह से जो पट्टे डेड हो रहे हैं, हम डेफिनेटली फिर शरियानों के मुआयने की तरफ जाएं। लेकिन ये दिस इज़ नॉट द सिंगल बेस्ड डिसीजन, इसमें हमें मुख्तलिफ चीज़ों को अपने टेबल पर रख के एक कम्प्रीहेंसिव ओवरऑल पेशेंट के एक फ़ायदे में फिर सोचना पड़ता है। बट डेफिनेटली राइट नाउ आप अभी उनकी दिल की अदवाइयात ऐसे ज़रूर जो है मैनेज करें अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक कि वो हार्ट फेलियर की अलामात से बाहर आके अपनी एक बेसिक लाइफस्टाइल को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेक श्योर कर सकें। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ है, रज़िया, क्या मालूम करना चाहेंगी आप? डॉक्टर साहब, मेरे वो ना बाजू में ना दर्द रहता है, ये दाएं तरफ बाजू में दर्द रहता है। हाँ जी, सज्जे बाजू में, इसलिए कि कभी जैसे ना हड्डी नहीं दुखती होती, ऐसे होता है जैसे यहाँ ना हड्डी दर्द करती है, और रात को जब सो जाती है ज्यादा दर्द करती है, और दिन को काम कुम करती हो तो इतना नहीं महसूस होता। तो वो जानना चाह रही है कि किस वजह से। आपकी एज कितनी है जी? उम्र कितनी है? उम्र वैसे मेरी 40 साल। 40 ईयर्स। शुगर कभी चेक हुई है आपने? कभी आपने अपनी शुगर चेक करवाई है? हाँ जी, शुगर नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये जो बाजू, हाँ जी, शुगर चेक करवाई है मैंने, शुगर नहीं है मुझे। नहीं, इसमें एक अहम चीज़ है कि हम शुगर चेक करते हैं फास्टिंग या रैंडम, वो इज़ नॉट द डायग्नोस्टिक टूल। एक 3 मंथ्स का HbA1c लेवल होता है, वो आपने कभी करवाया अपना? नहीं बेटे, वो नहीं मैंने करवाया। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं, जो दाएं बाजू में आप दर्द कर रहे हैं, ये बाजू को जब ऊपर सर तक लेके जाते हैं उस टाइम तो नहीं बाजू की मूवमेंट में कोई दिक्कत आती? जैसे मैं बाजू को कभी कभी मेरा बाजू ज्यादा दर्द करता है, मैं ऐसे ऊपर को बाजू करूँ ना, जैसे ऊपर को कर देती हूँ, तो इसलिए बाजू फिर मेरा जरा दर्द कम करने लग जाता है, जैसे मैं ऊपर को करती हूँ। ठीक है। फिर नीचे करती तो फिर रात को ज्यादा दर्द करती, जैसे हड्डी दर्द करती है, ऐसे दुखता है जैसे हड्डी। और चलने फिरने से इस दर्द को क्या फर्क पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से? चलने फिरने से कुछ नहीं होता, चलने फिरने से नहीं कभी भी दर्द कर, जब रात को लेटती जब होता मेरे यहाँ। ठीक है। अब इसमें हमें 2 चीज़ों को यहाँ पे मद्देनज़र रखना पड़ेगा।
या बड़ा कोई गैर मामूली सिम्टम हो जो कि एंजाइना की सूरत में प्रेजेंट कर रहा है, या ये मसल या बोन पेन हो सकती है। ठीक है, इसमें भी इन दोनों के लिहाज से देखना चाहिए, जिसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री का मुझे मालूम नहीं है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है हार्ट डिजीज़ की। अगर वो भी पॉजिटिव है, शुगर का HbA1c आपके अंदर बॉर्डर लाइन आता है या पॉजिटिव आता है, अगर 2 रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव आ जाते हैं आप में, तो डेफिनेटली आप एक दफ़ा अपने दिल के डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। अगर वहाँ से नेगेटिव हो जाती हैं ये अलामात और दिल से रिलेटेड नहीं निकलती, तो डेफिनेटली हम इसे मसल या बोन पेन की तरफ भी और ये जा obviously सकती है। फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह उनका रोल exactly. जो है वो सामने आता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही शो में मौजूद रहेंगे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करना चाहेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑब्वियस हम बात कर रहे हैं शो के सेगमेंट में बढ़ते हुए दिल के अमराज और इसकी वजूहात और बचा कैसे जा सकता है। हमारे साथ शो में डॉक्टर सरवर हाशमी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के आपको क्या लगता है, स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन जो है, जहनी तनाव किसी भी किस्म का, ये हार्ट डिजीज़ का कितना बाइस बनता है? डेफिनेटली स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी पुअर, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि स्ट्रेस को आपने कैसे मैनेज करना है। ये एक लोग समझते हैं कि दिस इज़ द नेचुरल फैक्टर है, नेचुरल फैक्टर, लेकिन इसकी कोई जो है बाय द स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंसी के बारे में लोग इसमें जाना भी अवॉइड करते हैं। पर स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ऐड हो गई है रिस्क फैक्टर्स में, वो पॉल्यूशन। पॉल्यूशन फैक्टर हमारे मुल्क में जो एयर पॉल्यूशन है, डाइट पॉल्यूशन है, इस तरह के डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो भी इसमें ऐड हो चुके हैं। बट हमारे यहाँ देखिए फैसिलिटी नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे पास लेवल्स नहीं हैं। मैं आई बीन एक्चुअली जस्ट ट्रेन इन इंग्लैंड में 2017 में वापस आया था बाहर से ना, तो वहाँ पे एक निज़ाम है कि आपका एक लेवल पे आपने ये टेस्ट करवाने ही करवाने हैं। जैसे आप अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात को चेक एंड बैलेंस करते हैं, आपने बिल्स जमा करवाने हैं, आपने ये रजिस्टर होना है इस एज में, आपने ID कार्ड बना, वहाँ पे एक लेवल पे आपकी स्क्रीनिंग लेवल, एक स्टेज पे स्क्रीनिंग लेवल ज़रूर शुरू हो जाता है। और फिर सिस्टम में देयर इज़ अ यूनिवर्सल सिस्टम कि उस हॉस्पिटल में नोबडी नोज़ कि इस हॉस्पिटल में अमीर कौन है, ये सब शहर का आम आदमी कौन है। हमारे यहाँ ये भी स्टेज डिवीजन हो गई है। अर्बनाइज लोगों के लिए तो वेल अरेंज फैसिलिटीज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो आप अंदाज़ा लगाएं कि दिल के मरीज़ और दिल के माहिर डॉक्टर को क्या कॉल आती है कि डॉक्टर साहब मुझे बेड दिलवा दें, डॉक्टर साहब मुझे बेड पे जगह दिलवा दें, डॉक्टर साहब मुझे ये करवा दें। दिस इज़ हाउ वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग कि हमें किन चीज़ों को अपने डेली बेसिस पे मोर देन इन चीज़ों को अटेंड करना पड़ता है। मैं यहाँ पे एक ख़ास जिक्र करना चाहूँगा, मैं एक मुल्क में अपने में एक बेसिक विजन लेके आया कि इस मुल्क में एक बड़ा काम ज़रूर करना चाहूँगा, जिसकी वजह से मैं वापस आया। और फिर वो बड़ा काम अल्लाह ताला ने मुझे मेरे ज़िम्मेदारी दी। हमने एक सर्वर शाहिदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस ट्रस्ट रजिस्टर को आया। देखें इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है, मोर देन हंड्रेड्स एक पेपर्स थे इसके, अराउंड 1000 पेपर्स, जो मैं कहूँ कि बेनिफिशियर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इस मुल्क में आम और अमीर आदमी का दिल का एक जगह एक जैसा इलाज, ये 200 बेड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट 200 बेड का ये कार्डियक रिसर्च इंस्टीट्यूट गुजरांवाला में तामीर होने जा रहा है, जिसमें से 200 में से 100 बेड इस मुल्क के आम लोगों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। और इसका स्लोगन है आम और अमीर आदमी का दिल का एक जगह एक जैसा इलाज। कैसे 2-2 बेड के इसमें कमरे तामीर हो रहे हैं, और फ्रॉम द एडमिशन डिपार्टमेंट जो फाइल रिलीज़ होगी किसी को नहीं मालूम होगा इस कमरे में आम आदमी लेटा है या अमीर आदमी लेटा है। इक्वलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ये भी तामीर होने जा रहा है। जी जी, अब इसकी 10 अगस्त को इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए थे, ही डिड द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। तो इसका ख्वाब है कि आम आदमी को भी अमीर आदमी के साथ बराबर ला के उसका दिल का और ये इलाज बहुत करना। अच्छा एक विजन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये जो तबकाती निज़ाम है दिस इज़ वेरी प्रेवलेंट। सो इस किस्म से हेल्थ फैसिलिटीज़ होना, जहाँ पर अगर एक ट्रस्ट है और वो अगर काम कर रहा है और वहाँ पर अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी वही सहूलियात हों और किसी को पता भी ना हो, सो ऑब्वियसली पर्दे के पीछे जो है ये काम किया जाए, एक बड़ी खुशाइन बात है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर जाहिद मौजूद है। जाहिद, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहूँगी कि हम सब लोग जो हैं वो अपनी हार्ट हेल्थ को मेंटेन कैसे रख सकते हैं कि हम दिल के अमराज से बच सकें? इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से करने की ज़रूरत है? सबसे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में देखें, हर इंसान एक आफ्टर कहा जाता है कि जैसे वो अपनी 20s की एज स्टार्ट करता है, सेल्फ असेस करे। हमारे यहाँ मोर देन 80-90% लोग ऐसे होंगे कि हमारे घर में हमारे वालदैन या बहन भाइयों या वालदैन के वालदैन जो हैं
उनको दिल के अमराज में मुब्तला होंगे। हमें अपने अर्ली थर्टीज़ में अपना जो है, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ कोई दूसरा अगर कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, तो 3 साल बाद कुछ टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। उसमें क्या है, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, बॉडी वेट एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये चीज़ें 3 साल बाद करवानी चाहिए। अगर हमारे यहाँ हमारे किसी भी फ़र्द में शुगर डायग्नोज होती है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या वो ओवरवेट है, ठीक है, उसे फिर हर साल अपने ये 4 टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, जिसमें वज़न का चेक करना, जिसमें वज़न में असल में हम कहते हैं बॉडी वेस्ट अगर उसकी रफ़ आइडिया दिया जाए 34 से अबव है, तो इट्स मीन कि वो उस जोन में दाखिल हो गया कि वेयर इज़ एट हाई रिस्क टू गेट इन्वॉल्व टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है। और फिर ये 3 साल का और 1 साल का देखें, आप और मैं, हम मुआयना जो है वो करवाते रहना चाहिए। हम यहीं से ही डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ फिर से जाहिद मौजूद हैं, कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, जाहिद क्या मालूम करना चाहेंगे आप? आपसे पहले गुजारिश है अपनी टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करें, फिर आप अपनी बात कन्वे करें। हेलो जी जाहिद, क्या सवाल करना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे दिल के पट्टियां से पानी है। ठीक है, दिल के डॉक्टर को पट्ठों में, दिल के पट्ठों में पानी है आपके? हाँ जी। ठीक है, तो सवाल क्या है आपके, क्या मालूम करना चाह रही हैं? मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि ये मैंने ठीक में हो जाएंगे, बिल्कुल पानी सूख जाएगा या नहीं, की तरीका कार है। मैं डॉक्टर प्राइवेट को के पास जाती हूँ, वो मेडिसिन दे देते हैं, वक्ती तौर तो मैं ठीक हो जाती हूँ। को घर का थोड़ा बहुत काम करती हूँ तो मुझे बहुत शदीद दर्द होती है। ठीक है, दिल के पट्ठों में इनके पानी है, तो क्या ये रिवर्सिबल है? क्या ये ठीक हो सकता है? क्या करने की ज़रूरत है? इसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसे मज़ीद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, मैं एज्यूम जो कर रहा हूँ, वो दिल की झिल्ली में पानी ना हो, जो दिल के पट्ठों के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव, एक जो है ना लेयर्ड शॉपर्ड एक लेयर्ड होती है, 2 लेयर्स होती हैं, उनके दरमियान कुदरती तौर पे 15 से 20 ml तो पानी होता है, लेकिन जब उसकी मिकदार 50 ml से बढ़ना शुरू हो जाए तो हम उसे कहते हैं दिल की झिल्ली में पानी है। अब आई डोंट नो कि दिल की झिल्ली में पानी है या दिल के पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से फेफड़ों में या दूसरे पानी की शिकायत है। तो देखें, अभी कोई भी चीज़, ये अगर हम बीमारी को डायग्नोस करते हैं तो बीमारी के लिए उसकी एक रीज़न, उसकी कॉज, उसका तयन करना ज़रूरी है कि किस वजह से पानी आपका जमा हुआ है। अगर मैं सेल्फ एज्यूम भी कर लूँ कि दिल की झिल्ली में आपको पानी है, दिल की झिल्ली में पानी होने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से पानी जमा हो सकता है, दिल के पट्ठों की वजह से पानी जमा हो सकता है, या खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक अलामत जो कि हम कैंसर या उसकी तरफ लास्ट में डायग्नोस यानी सोच सकते हैं। तो हमें पानी को ट्रीट करने के लिए पानी की वजह को ट्रीट करना पड़ेगा कि दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, गुर्दों की कमज़ोरी की, तो डेफिनेटली जब आप उसकी वजह को ट्रीट करेंगे तो आपके दिल की झिल्ली का पानी बिल्कुल ठीक हो सकता है। अच्छा, यानी कि ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं, अद्वियात का इस्तेमाल करें, परहेज़ वगैरह करें, तो आपका ये मसला जो है ये 100% जो है वो ठीक हो सकता है। क्विकली डॉक्टर एक लास्ट अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। क्विकली मैं जानना चाहूँगी, दिल की सेहत को हम बरकरार कैसे रख सकते हैं? मेरे पास सिर्फ 20 सेकेंड है, क्विकली बता। मैं ये सिर्फ कहूँगा लास्ट मैसेज कि आएँ, अपने दिल का ख्याल रखें। कैसे? आप अपने खुराक को, आप अपने वज़न को, आप अपने शुगर लेवल्स को और आप अपने ब्लड प्रेशर को हर साल बाद ज़रूर चेक करवाएं। ये 4 चीज़ें हैं। आप और हम बिजली के बिल जमा करवाते हैं हर महीने, आप और हम अपनी गाड़ी का सब मालूम है उसकी चीज़ें कब चेंज होनी है, तो हमें अपनी जिस्म की इन चीज़ों का, इंपॉर्टेंट चीज़ों का क्यों नहीं मालूम होना चाहिए। आएँ, अपना ख्याल रखें और अपने जिस्म का इस्तेमाल इस तरह करें, वॉक ज़रूर करें, हेल्दी डाइट खाएं, कम खाएं, वॉक करें। ये कुछ अहम चीज़ें हैं और बड़ी मामूल की चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं। अल्टीमेटली जो है आप अपने दिल की सेहत को इन तरीक़ों से बरकरार रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुएब हाशमी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑफ व्यूअर्स, एक अहम मौजू पर अभी हम बात करने जा रहे हैं। पंजाब के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर तामीर नौ का जो काम है, यहाँ जो नमूदो नमाइश का रिनोवेशन का काम है, इस पे अरबों रुपए का ख़र्च आ रहा है और ये तमाम काम करवाए भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक सहूलियात किसी भी मरीज़ के लिए होनी चाहिए, मरीज़ों को प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो तमाम सहूलियात जो हैं वो एक आम मरीज़ तक नहीं पहुँचाई जा रही। बुनियादी सहूलियात
का फुकदान है, ये सहूलियात जो हैं वो नापैद हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात का फुकदान है, तिब्बी आलात, तिब्बी सामान यहाँ पर नहीं है। अगर हम सर्जरी की बात करें, कितनी कितनी सर्जरीज़ हैं तिब्बी सामान ना होने की वजह से वो सर्जरीज़ जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो बर्दाश्त करना पड़ रहा है इस सब का बोझ वो एक गरीब आदमी को करना पड़ रहा है। इस सब की क्या वजूहात हैं, कौन है इसके पीछे और इन चीज़ों को बेहतर कैसे किया जा सकता है? हमारे साथ ब्यूरो चीफ नई बात मीडिया नेटवर्क मियाँ नवीद साहब इस वक्त मौजूद हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम कुछ अर्सा पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरीके से सर्विसेज हॉस्पिटल की रेनोवेशन का काम किया जा रहा था और उसका कोई फ़ायदा नहीं था। एक ऐसी बिल्डिंग पर पैसा लगाया जा रहा था जो ऑलरेडी बड़ी खस्ता हाल थी और रेनोवेशन के बाद भी उसका कोई जो स्ट्रक्चर था वो नहीं निकलना था, और उस टाइम में काम करवा रहे थे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब। अब कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहां पर रेनोवेशन तो हो रही है लेकिन उसके साथ साथ बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मुहैया नहीं की जा रही? इसके पीछे क्या अभी भी निगरान वज़ीर आला पंजाब निगरान सेटअप है? देखिए जी, अभी मैं आपको थोड़ा सा डाटा बता दूं जो मेरे पास है। मैंने यानी इन्हीं की एक समरी है महकमा सेहत की, उससे ये डाटा निकला है कि ये जो रिक्वायरमेंट, ये कहते हैं कि हमारे पास इन चीज़ों की कमी है। यानी कि 15,000 फॉलोवर बेड्स हैं जो आप उसको यानी कि कहीं से इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। वो बेड 15,000, मुख्तलिफ़ किस्म की 21,000 ट्रालीज़, 5,000 व्हील चेयर अस्पतालों को चाहिए। उसके साथ 500 बेबी वार्मर्स, 5,000 स्ट्रेचर्स की भी कमी है। यानी कोई पेशेंट आता है तो फौरी तौर पर अगर उसको लेके जाना है तो 1000 स्ट्रेचर तो चाहिए। बेड शीट्स की बात करूं तो 5 लाख बेड शीट्स हैं। जो एसी आगे गर्मी आने वाली है, इस वक्त उन्होंने समरी में खुद ही बताया कि हमें 5,000 एसी 1, 2 और 4 टन के चाहिए। बेड शीट्स का बता दिया कि जो बेड के ऊपर होती है वो खूनज़दा होती है और वहाँ पे जो है वो उसके लिए 5,000 बेड शीट, 5 लाख सॉरी। इसी तरह नेबुलाइजर्स है 1500। ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है। ये मैंने अब बताने का मकसद ये था कि इस वक्त ये अस्पतालों में कमी है, इसके लिए बजट भी रख दिया गया है। बुनियादी तौर पर हमने बताना ये है कि रेनोवेशन भी आपने की है, आपने अस्पतालों को, आप कहते हैं हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया, लेकिन अभी भी अस्पतालों के अंदर जो है वो एक ब्लड प्रेशर चेक करने वाला आला, उसके साथ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो अभी भी मौजूद नहीं है। ये आप कौन से हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं? ये सारे अस्पतालों की तमाम सरकारी हॉस्पिटल, पंजाब में जनरल हॉस्पिटल, लाहौर कूलर भी चाहिए खास तौर पर, लाहौर के अस्पतालों के भी ये सारे इसमें शामिल है। जो अब आगे गर्मी आने वाली है, पंखों की ज़रूरत है, एसी की ज़रूरत है, तो ये सारा रेनोवेशन का क्या फ़ायदा जब ये चीज़ें नहीं लगेंगी। एक मरीज़ अगर चला जाता है, आप बड़ा अच्छा बड़ा ज़बरदस्त चमका कर एक कमरा दे देते हैं उसे, लेकिन उसके अंदर अगर अच्छा देखें, अगर हम देखें सो अब से पहले तक ये सहूलियात को किस तरह से लोगों की ज़रूरतों को मेक श्योर किया जा रहा था, उनको पूरा किया जा रहा था। देखें हर साल ही कूलर की भी ज़रूरत होती है, एसी की भी ज़रूरत होती है। बेडशीट अगर एक दफ़ा आ जाए तो वो 2-2, 3-3 साल भी निकाल देती है अगर आप उसे वॉश करते रहें। अगर आपका अपरेटस बीपी चेक करने वाला आला एक दफ़ा आ जाता है तो वो भी कितने कितने साल चल सकता है। सो अब से पहले ये चीज़ें कैसे हो रही थी और फिर एकदम इनकी ज़रूरत क्यों आ गई? एकदम इनकी ज़रूरत, अब ये देखें कि ये कह रहे हैं कि पूरे पंजाब में ये कमी है, तो ज़ाहिर है अगर कमी है तो फिर इन्होंने जो है वो ये सारी कमी अब पैदा हुई है या पहले से तो इसको इग्नोर किया गया? पहले से इसे इग्नोर किया गया है, या तो ये हो सकता है कि पहले से इसे इग्नोर किया गया, ये चीज़ें खरीदी नहीं गई, ठीक है, या ये हो सकता है हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा खरीदी जा रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अस्पतालों में अगर जाएँ आप, बेड्स की तो ज़रूरत है, व्हील चेयर्स की ज़रूरत है, स्ट्रेचर्स की ज़रूरत है, अभी भी हम जाएँ तो वहाँ पर कमी तो है। अच्छा देखिए, अगर एक निगरान सेटअप जो है वो रेनोवेशन का काम करवा सकता है, हॉस्पिटल्स के लिए इन कामों के लिए बजट अलॉट कर सकता है, तो इन तमाम कामों को, इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करना किसका काम है? इसी हुकूमत ने, निगरान हुकूमत में इसके लिए ना खरीदारी के लिए बजट रख दिया है। कितना बजट है इसके लिए? तकरीबन कोई 5.5 अरब, 5.5 अरब रुपए का बजट पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स के लिए। ये जो जिन अस्पतालों में ये कमी है, जिन हॉस्पिटल्स में ये कमी है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद कितना अरसा लगता है अगर अभी अप्रूवल हो गया? फॉलोवर बेड्स, ये फॉलोवर बेड जो है ये तकरीबन 8 लाख रुपए का एक, इसको आप घुमा के या इसको कहीं से शिफ्ट कर सकते हैं, रिमूवेबल है, यानी कहीं से इधर उधर लेके जाना तो आप ले जा सकते, इतना महंगा बेड है ये। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें, ये आपने कहा कि बजट जो है वो रख दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर बजट्स अप्रूव हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों की लेट होती है। आपको क्या लगता है कितना अरसा लगेगा? क्योंकि एक मरीज़ जो है उसके लिए तमाम चीज़ें तो अवेलेबल होनी चाहिए ना, तो कितना अरसा लगेगा ये सहूलियात मरीज़ों तक
पहुंचाई जाए? देखिए जी, बजट अप्रूव हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, तो मुझे तो ये है कि 1-2 हफ्ते में, ये 1 माह के अंदर अंदर ये सारा कुछ होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर तो ये एक बड़ी नेगलिजेंस है। और पहले से ये महकमा सेहत कह रहा है कि ये चीज़ें हमारे पास नहीं है, इट मीन्स कि ये कमी है। और मरीज़ बेचारे जो है वो वहाँ पे सफ़र किया उन्होंने, कि उनके पास व्हील चेयर नहीं थी, उनके पास स्ट्रेचर नहीं था। ये सारी चीज़ें अगर हमें ज़रूरत है, मेरा समझाने का मकसद ये है कि अगर ये ज़रूरत थी तो पहले क्यों नहीं ये खरीदी गई आज से बिल्कुल, 2-4 और उन चीज़ों को साल क्यों पहले। निगलेक्ट किया गया, रेनोवेशन पे तो यानी बजट कि क्यों अगर ये लगाया नहीं गया? थी तो फिर लोगों ने सफ़र किया। अगर अब आपने बजट रख दिया तो फिर आप खरीदें और लोगों की सहूलियात जो है वो उसको पूरा करें। लोगों की जो ज़रूरियात हैं अस्पताल में, अगर आपने जाना है, अस्पताल में जाते वक्त सबसे पहला काम, जो मुश्किल काम होता है कि आपको व्हील चेयर नहीं मिलती। आप अपने मरीज़ को गाड़ी में बिठाए रखते हैं या आप अपने मरीज़ को किसी तरीके लेके चले जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे मरीज़ों को देखा है कि उनको उठाकर तो लेके जाया जाता है इमरजेंसी। अच्छा, अगर हम देखें, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने बड़ा काम किया है, निगरान वज़ीर सेहत पंजाब। आपको क्या लगता है जितना अरसा भी निगरान सेटअप रहा, कितना इन्होंने काम किया है, और क्या वो काम या क्या जो फंड्स थे, पैसा था, वो सही जगहों पर लगा? आप उसको कैसे रेट करते हैं? और आपको क्या लगता है कि अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, इनके नतीजे में आने वाली हुकूमत क्या चीज़ें मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ सेहत के शोबे में सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएंगी? दोनों सवालों का जवाब देखिए जी, दें। एक तो मैं ये आपको कहूँगा कि जो मेरा अपनी एक ज़ाती राय है, जो मैंने देखा है अस्पतालों के, बिल्कुल जो है वो मेरिट के ऊपर, कि अस्पतालों के अंदर जो रेनोवेशन की गई है, मेरा ख्याल है कि वो कहीं ज़रूरत थी, कहीं नहीं ज़रूरत थी। तो ये एक जो ऐसी बिल्डिंग को आप जब रेनोवेशन करने जा रहे हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग रेनोवेशन कर भी देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि सर्विस अस्पताल की इमरजेंसी को रेनोवेशन किया, जाके हालत आज देख लें, जना को किया, आप जाके हालत देख लें। वो यानी कि फिर उनकी जो मेन मसले थे अस्पतालों के अंदर, सीपेज के, पानी ऊपर से नीचे आता था दीवारों के साथ, वो तो ख़त्म नहीं हुए। तो आप रेनोवेशन कर देंगे तो उसका फ़ायदा क्या? बिल्कुल एक तो ये है। दूसरा, मेरा ये जो नई हुकूमत के हवाले से आपने जो किया है मुझसे सवाल, मरीम नवाज़, इसमें आपको मैं हेल्थ कार्ड के ऊपर बात करना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम में, कि हेल्थ कार्ड के ऊपर ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो इस हेल्थ कार्ड को तकरीबन पंजाब से बंद कर दिया था। निगरान हुकूमत में ये तकरीबन ना होने के बराबर रहा। लेकिन कल जो एक मरीम नवाज़ की जो स्पीच थी पार्लियामेंट बोर्ड के बाद इजलास पे, जो स्पीच की, तो उन्होंने हेल्थ कार्ड का नाम लिया कि हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन किया जाएगा। यानी कि हेल्थ कार्ड अब बंद नहीं होगा। रीडिज़ाइन का मकसद मैं समझता हूँ कि यही है कि हेल्थ कार्ड के अंदर जो मसले के कोई करप्शन थी उसको देखा जाएगा। हेल्थ कार्ड के अंदर जो कि एक पहले जो है वो हर एक के लिए लॉ किया गया था, लेकिन तो अब उसका कोई क्राइटेरिया रखा जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ कार्ड ना होने की वजह से या बंद होने की वजह से बहुत से मरीजों ने सफ़र किया, और मैं ऐसे बहुत से मरीजों को जानती हूँ जिनका इलाज हेल्थ कार्ड पर हुआ और वो उनके लिए बड़ी आसानी भी पैदा हुई। क्विकली बताइएगा। इसमें सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हेल्थ कार्ड ब्यूरोक्रेसी ने जब ब्रीफ किया है तो ये मनसूबा टॉप पे मरीम नवाज़ के पास है। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक।